सुप्रभात मित्रों। आज है 30 जुलाई 2022। तो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम 2023 के लिए अभी भी 10 महीने बचे हुए हैं। हम डेली की तरह आज भी कुछ न्यूज़ एडिटोरियल पढ़ते हैं दोस्तों। हमारे आज 8 टॉपिक हैं, न्यूज़ एडिटोरियल के 8 टॉपिक हैं दोस्तों। तो 8 न्यूज़ और एडिटोरियल को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट एडिटोरियल है हमारा ईवी एक्सपो 2022 जो फेयर होगा दिल्ली में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा और अच्छे से करेंगे फ्रेंड। सेकंड टॉपिक है हम लोग का दोस्तों इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। क्लियर फ्रेंड। फिर थर्ड टॉपिक है हमारा बाड़मेर MiG-21 क्रैश जो हुआ है दोस्तों। बाड़मेर में जो मतलब MiG-21 क्रैश हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे 2 एयरफोर्स के जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फोर्थ होने वाला है दोस्तों SCO मीट, यानी SCO की जो मीटिंग उज्बेकिस्तान में हुई है उसके तस्कंत में, जो उसकी दोस्तों कैपिटल सिटी है वहाँ पर, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसरो आज़ादी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है दोस्तों SSLV के द्वारा। ठीक है, SSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है इसरो आज़ादी सैटेलाइट। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों कंटोनमेंट एक्ट 2006 यानी छावनी अधिनियम 2006 के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7 टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में होगा। ठीक फ्रेंड, ये 8 टाइप के आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे दोस्तों। इस पर आज सेशन होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों हम पहले फर्स्ट टॉपिक की ओर अपने ईवी एक्सपो 2022 फेयर इन दिल्ली। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात कर ले दोस्तों तो 5 अगस्त से दिल्ली में शुरू होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मेला। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेयर स्टार्ट होगा दोस्तों 5 अगस्त से दिल्ली में शुरू होगा। ठीक, तो फ्रेंड आपको बताते चले कि जो ईवी एक्सपो 2022 फेयर है ये 7 अगस्त यानी 5 अगस्त से 7 अगस्त यानी 2 दिन तक ये फेयर चलेगा। 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच चलेगा। आपको बता दें दोस्तों ये जो दिल्ली के प्रगति मैदान है वहाँ पर ये एक्सपो चलेगा। एक्सपो का उद्घाटन सूचना और प्रसारण एवं खेल युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी करेंगे। यानी इस जो एक्सपो होगा ये इसका उद्घाटन जो करेंगे दोस्तों सूचना और प्रसारण एवं खेल युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी करेंगे। आपको अनुराग ठाकुर जी का जो पोस्ट है वो पता होना चाहिए दोस्तों। ये सूचना और प्रसारण एवं खेल युवा मामलों के मंत्री हैं, मिनिस्ट्री है इनके पास। ठीक, हम बात करें दोस्तों तो ये ईवी एक्सपो का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो है इसका ये 15th एडिशन है। ये कैसा एडिशन है, कौन सा एडिशन है दोस्तों? 15th एडिशन है। ठीक, इवेंट प्रगति मैदान के 11 नंबर हॉल में होगा। ये जो इवेंट होगा ये प्रगति मैदान जो है उसके 11 नंबर जो 11th नंबर का हॉल है वहाँ पर होगा। आपको बताते चले दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री के लिए पैसेंजर और सामान की सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स और सर्विसेज से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। यानी आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है, इकोसिस्टम फ्रेंडली भी है। जहाँ पर हम पेट्रोलियम का यूज़ करते थे पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता था, यहाँ पर अगर हम बैटरी का मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी का यूज़ करेंगे दोस्तों तो उससे पॉल्यूशन कम होगा। तो ये इन सब चीज़ों के यहाँ पर इस फेयर में मतलब दिखाया जाएगा दोस्तों, वहाँ पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा इस फेयर में, पर्टिकुलर फेयर में। हम बात करें दोस्तों तो 2015 से ही हो रहे हैं आयोजन। ये जो फेयर है होते हैं दोस्तों 2015 से ही इसका आयोजन हो रहा है। ठीक फ्रेंड। अल्टीएस ऑटो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यानी जो अल्टीएस ऑटो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का ईवी एक्सपो और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेसरीज बैटरी और चार्जिंग सॉल्यूशन से जुड़ा भारत का सबसे बड़ा व्यापक ट्रेड शो है। ठीक है फ्रेंड, जो अल्टीएस ऑटो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है ये ईवी एक्सपो और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेसरीज बैटरी और चार्जिंग सॉल्यूशन से जुड़ा भारत का सबसे बड़ा ये व्यापक ट्रेड शो है। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें आपको नेक्स्ट तो 2015 से 2017 तक इसका आयोजन नई दिल्ली और कोलकाता में ही होते रहे हैं। यानी 2015 से लेकर 2017 तक इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, इतने ही मतलब जगह पर हुए हैं। इसके बाहर इन दोनों स्टेट के बाहर अभी कहीं नहीं हुए हैं। ठीक, हम बात करते हैं दोस्तों तो इसके बाद इसका जो आयोजन होगा बेंगलुरु, लखनऊ और हैदराबाद में भी आयोजन हुआ है। इसके बाद मतलब इसका आयोजन दोस्तों जो 2015 और 2017 के बीच में जो आयोजन हुआ था वो केवल दिल्ली और कोलकाता के बीच में ही हुआ था, मतलब दिल्ली और कोलकाता में ही हुआ था। फिर आफ्टर 2017 के बाद तो बेंगलुरु, लखनऊ और हैदराबाद जैसे सिटी में इसका आयोजन हुआ था। ईवी से जुड़ा सबसे बड़ा इवेंट है ये दिल्ली वाला इवेंट है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा ये सबसे बड़ा इवेंट है जो हर साल अगस्त में होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी जो ये इवेंट होता है इस बार जो दिल्ली में होगा और ये जो इवेंट होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े ये सबसे बड़े इवेंट होते हैं दोस्तों, और हर साल ये अगस्त महीने में ही होते हैं। क्लियर फ्रेंड, आपको बताते चलिए ये हर साल अगस्त के मंथ में होते हैं। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों तो ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया एक्सपो 2021 ऑटो इवेंट था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नए 234 इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश किए जाएंगे, यानी मतलब कि इसमें नए 234 इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। ये 6 से 8 अगस्त के बीच नई दिल्ली में होगा फ्रेंड। और ईवी 5 से 7 और ईवी चार्जर और
एक्सर सीरीज भी पेश किए जाएंगे। ठीक फ्रेंड, आगे बात कर लें तो भारत में मिलने वाली जो पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो टाटा की जो मॉडल है वो नेक्सन ईवी है, फिर टाटा का ही टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हुंडई की कोना है, ठीक है, एमजी की जेड एस ईवी है दोस्तों, ऑडी की ई ट्रोन है ना। अब इनकी रेंज की बात कर ले, जो टाटा की नेक्सन ईवी है इसका 312 किलोमीटर रेंज है। ठीक है फ्रेंड, और कीमत ये इसकी लगभग 13,99,99 हज़ार रुपीज़ है, 13,99,000 रुपीज़ है। ठीक है, और टाटा की जो टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल है इससे आज जो रेंज है दोस्तों 142 किलोमीटर है, और इसकी कीमत 9,54,000 रुपीज़ है। हुंडई की जो कोना है उसका जो रेंज है बता दें फ्रेंड, तो 452 किलोमीटर है, और इसका जो मतलब कि कीमत है, कॉस्ट है दोस्तों, तो 23,07.1 लाख है, 23.71 लाख है। तो एमजी की जो दोस्तों मतलब मॉडल है दोस्तों जेड एस ईवी, तो इसका जो रेंज है दोस्तों बता दें तो 340 किलोमीटर 340 किलोमीटर है, और इसका जो कॉस्ट बता दें आपको दोस्तों, तो प्राइस है इसका 20,88 लाख रुपीज़, यानी 20,88,000 रुपीज़ है। वहीं ऑडी की बात कर ले ई ट्रोन की, तो 520 किलोमीटर इसकी रेंज है दोस्तों, और इसका जो कॉस्ट है दोस्तों तो वो 1.50 करोड़ रुपए, ठीक है, 1.50 करोड़ रुपए, यानी 1,50,00,000 रुपए इसकी ऑडी की ई ट्रोन की जो मॉडल आती है उसकी कीमत है। 520 किलोमीटर इसका जो रेंज है। ठीक है फ्रेंड, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नॉर्वे में होता है, फिर उसके बाद दोस्तों बता दें आइसलैंड में होता है, आइसलैंड में होता है, फिर स्वीडन में होता है, फिर नीदरलैंड में, फिनलैंड में, फिर चीन में, फिर पुर्तगाल में। अगर बात करें नॉर्वे में, तो नॉर्वे में 49.14% होता है, और वहीं आइसलैंड की बात करें तो 19.14% होता है, स्वीडन की बात करें तो 8.01% होता है दोस्तों, और नीदरलैंड की बात करें तो 6.69% होता है, और वहीं फिनलैंड में बात करें तो 4.74% होता है, और चाइना की बात करें तो 4.44% ईवी का यूज़ होता है, वहीं पुर्तगाल में दोस्तों 3.44% का यूज़ होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का। सबसे ज़्यादा 49.14% नॉर्वे में होता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें दोस्तों तो अभी तक किसी भी देश में 50% अक्रॉस मतलब कि ईवी का यूज़ नहीं किया गया है, एज कंपेयरिंग पेट्रोलियम वाले जो गाड़ियाँ होती हैं उनके। ठीक है, तो सब मिलाकर जो अभी तक 49% ये नॉर्वे में ही मतलब है देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इसी में, तो आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पेट्रोल जो टू व्हीलर है और टू व्हीलर की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों बेहतर है, जो पेट्रोल से टू व्हीलर है उसकी तुलना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्यों बेहतरीन है, तो उसके बारे में कंपेयरिंग देख सकते हैं दोस्तों। तो जो पेट्रोल वाले हैं तो महीने में करीब 500 और साल में लगभग 6,000 रुपये का खर्च आता है पेट्रोल वाला जो मतलब गाड़ी होता है। वहीं अगर पेट्रोल गाड़ी की तुलना में सालाना 30,000 रुपये बचेंगे, यानी अगर बात करें तो ये जो हम अगर पेट्रोल गाड़ी की तुलना में अगर इस कार का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करते हैं दोस्तों, 30,000 रुपये ये सेविंग करता है, मतलब कि सालाना। और 1,00,000 रुपये का ईवी सिर्फ 38 महीने में फ्री हो जाएगी, यानी 1,00,000 का जो रुपये का ईवी होगी वो 38 महीने में क्या हो जाएगी, फ्री भी हो जाएगी। हम बात करें आगे तो ईवी की जो मांग है वो तेजी आ रही है, ईवी की मांग में दोस्तों अगर बात करें तो बहुत ही तेजी आ रही है। ईवी एक्सपो 2022 जो ऑर्गेनाइजर हैं, यानी 2022 के जो ऑर्गेनाइजर हैं ईवी एक्सपो के, वो हैं राजीव अरोरा जी। कौन है? राजीव अरोरा जी हैं। कुछ साल पहले की तुलना में अब हम अपने आसपास के जीवन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बढ़ते अनुकूलन एवं एकीकरण को देख रहे हैं। यानी इन्होंने राजीव अरोरा जी ने बताया कि मतलब हम लोग अपने आसपास इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको देख रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की भारी डिमांड भी है, यानी इंडिया में उन्होंने बताया, राजीव अरोरा जी ने बताया कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या है, भारी मांग भी है, मतलब ठीक है, बहुत लोग इसे मतलब खरीद भी रहे हैं, और कैपेसिटी है। ठीक है, व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्स बैटरी कंपोनेंट एक्सेसरीज फाइनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज को डेवलप करने और प्रोत्साहित करने और सपोर्ट करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि जो राजीव अरोरा जी ने बताया कि जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर से बैटरी का है कंपोनेंट है उससे रिलेटेड, मतलब उसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में जितने भी पार्ट की जिन चीज़ों की जरूरत होती है उन लोग को उन मतलब इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना मतलब चाहिए, मतलब सपोर्ट करने की जरूरत है, प्रोत्साहित करने का जरूरत है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो दोस्तों ईवी एक्सपो इन सभी का एक छत के नीचे का एक साथ आने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। जो ईवी है, ईवी एक्सपो है, इन सभी चीज़ों को मतलब जितने भी मैंने बताया मैन्युफैक्चर्स में उसकी बैटरी, उसकी कंपोनेंट एक्सेसरी और फाइनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी उसके कंपोनेंट बनते हैं अलग अलग पार्ट, इन सबको एक जगह जो ईवी एक्सपो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर सबको खड़ी कर दी है। ठीक है दोस्तों, यानी सबको साथ मिलकर इसकी ओर और आगे बढ़ना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें सरकार को भी मतलब हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, इन 3 दिनों के दौरान यहाँ कई लॉन्च देखने को मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये 3 दिन, जब 3 दिन का ये जो फेयर होगा यानी 5 से 7 तक, तो उसमें कई ढेर सारे लॉन्चिंग देखने को मिलेंगे, नई नई व्हीकल्स और नई नई मॉडल को। अब बात करें तो जो कच्चे तेल पर निर्भरता है वो कम करने की पहल भी है। एक तरह से अगर हम बात करें तो जो कच्चे तेल जो होते हैं, क्रूड ऑयल्स होते हैं, उसको कम करने की एक योजना भी है, एक पहल भी है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैक्सिमम यूज़ हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन यूज़ हो जाएंगी, तो पेट्रोलियम वाले चलने वाले गाड़ी मोटर व्हीकल्स जो है वो नहीं चलेंगे वाहन। तो जाहिर सी बात है, तो पेट्रोलियम की जो मांग है दूसरे देशों से, हम लोग खुद ही क्या करते हैं दूसरे देशों से लाते हैं, तो पेट्रोलियम
पेट्रोलियम हम लोग को नहीं लेना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग खुद बनाएंगे, सेल्फ डिफेंड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मतलब एक तरह से पेट्रोलियम को जो निर्भरता है दूसरे देशों पर, उसको कम करने की एक तरह से पहल बताई गई है दोस्तों। इसे सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम जो एमएसएमई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यानी ये जो फेयर है दोस्तों, ये एमएसएमई एंड पीएमकेवीवाई और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT के सहयोग से, हेल्प से ये मतलब कि फेयर आयोजित किया जा रहा है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मतलब सभी को एक साथ आने की जरूरत है। अजय अरोड़ा जी ने यही बातें कही, तो सरकार ने भी मतलब इसमें सहयोग किया है। ठीक है, इस फेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमको बता दें, जो अनुज शर्मा है, चेयरमैन है इलेक्ट्रिक वाहन समिति के, भारत सरकार और संस्थापक EV एक्सपो ने कहा कि हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन की बहुत ज़्यादा जरूरत की वजह से इसका उपयोग भारत में ज़्यादातर व्हीकल में किया जाता है। उन्होंने ये कहा, जो मतलब कि भारत सरकार मतलब इलेक्ट्रिक वाहन समिति और भारत सरकार और संस्थापक EV एक्सपो ने ये कहा, EV की इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सपो ने ये कहा, जो चेयरमैन है अनुज शर्मा जी ने ये कहा कि जो भारत में मतलब हाइड्रोकार्बन को मतलब कि हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन को बहुत ज़्यादा जरूरत की वजह से इसका उपयोग भारत में ज़्यादातर व्हीकल्स में किया जाना चाहिए। मतलब कि हाइड्रोकार्बन से यूज होने वाले मतलब जितने भी ईंधन मतलब हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो फ्यूल्स से मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं, उनको मतलब कि उनकी जगह पर इसको क्या किया जाना चाहिए, यूज़ किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया है दोस्तों 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। हम बताते चले दोस्तों कि 6 साल में 184 बाघों की मौत भी हुई है। यानी बीते गत 6 ईयर्स में, पिछले लास्ट 6 ईयर्स में दोस्तों 184 टाइगर्स का क्या हुआ, डेथ हुआ है दोस्तों। इनमें से 119 तो आपस में ही लड़कर मरे हैं, या जो 119 टाइगर हैं वो आपस में ही लड़कर मरे हैं। बता दें 2021 में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई थी। ठीक है फ्रेंड, जो 2021 का समय था उसमें सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई थी। 2017 में कुल बाघों की मौत 26 हुई थी और लड़ाइयाँ 15, लड़ाई होने से 15 की मौत हुई थी। 2018 में बात करें तो 29 बाघों में से 21 बाघों की लड़ाई से मौत हुई थी केवल। और 2019 में 30 बाघों में से दोस्तों, टाइगर्स में से 20 की केवल एक दूसरे से फाइट करने से हुई थी। 2020 में बात करें तो 33 में से 23 बाघ जो है टाइगर हैं आपस में लड़कर मरे थे। 2021 में की बात करें तो दोस्तों, तो 46 बाघ में से जो 46 टाइगर्स में से 28 टाइगर्स आपस में लड़कर मरे थे दोस्तों, 28 टाइगर। वहीं 2022 की बात करें तो दोस्तों 20 टाइगर्स में से 12 टाइगर जो है दोस्तों लड़कर मरे थे। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। तो घटते जो कॉरिडोर प्राकृतिक आवास और बढ़ती संख्या ने बाघों के जीवन को संकट में डाल दिया। यानी जो घटते कॉरिडोर हैं, एरिया हैं, ठीक है, उनके मतलब रहने के क्षेत्र जो है बाघों के, और प्राकृतिक आवास उनके लिए जो नेचुरली होम होते हैं, जैसे जंगल होता है, जंगलों का इकोसिस्टम होता है, उनके लिए लाभदायक होता है। दलदली वाला जो वेटलैंड वाला एरिया होता है, वो सब एरिया इनके लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो उनके घटने से, यानी इनके कमी आने से, ठीक है, और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग मतलब पेड़ पौधों को कटाई कर जंगलों में भी रहना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जीवन पर संकट आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है ना। तो इसलिए बाघों में कमी देखी जा रही है ना। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी इंसान अगर जंगलों में रहना चाहेगा तो उनकी कटाई पर्टिकुलर करेगा, तो वहाँ पर ये वो पर्टिकुलर चाहेगा नहीं कि वहाँ पर टाइगर रहें, वो ऐसे जानवर भी रहें ना। तो वहाँ से जानवर को या तो हटा दिया जाता है या तो मार दिया जाता है, या तो जंगलों को काटने के बाद, आफ्टर जंगल डिफॉरेस्टेशन होने के बाद, ठीक है, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होने के बाद। ठीक, अब पिछले 6 सालों में मध्य प्रदेश में बात करें तो दोस्तों 184 बाघों की मौत हुई है। यानी पिछले 6 सालों में, गत वर्ष के 6 सालों में जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, वहाँ पर 184 बाघों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा 119 मौतें आपसी लड़ाई में, मतलब कि टेरिटोरियल फाइट में, आपसी लड़ाई में, यानी जो बाघ हैं आपस में लड़कर मरे हैं 119 बाघ। ठीक है, अब पोस्टमार्टम में इनकी मौत का कारण जो है अधिक खून बहना है। यानी पोस्टमार्टम जब हुआ इन बाघों का दोस्तों, जो 119 बाघ थे, तो उनमें ये पता चला कि इनके बॉडी से बहुत ज़्यादा क्या ब्लड का क्या हुआ है दोस्तों, बहे हैं। ठीक है, गहरे घाव का संक्रमण होना भी मिला है, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर है, और उनकी रीढ़ की हड्डियां भी टूटना बताया गया है। यानी उनकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं बाघों की, वो टूटी हुई मिली हैं। 56 बाघों की मौत शिकार से हुई है। यानी 56 जो बाघ हुए हैं उनको शिकार कर हंटिंग कर मार दिया गया है दोस्तों। और ट्रेन और सड़क के हादसों में भी हुई हैं कुछ मतलब कि बाघों की मौत। ठीक, और 119 मौतें जो हुई हैं दोस्तों 119, यानी 184 में से 119 जो डेथ हुई है टाइगर्स की, वो आपस में मतलब कि लड़ने से हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी, सॉरी फ्रेंड, वन विभाग के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं सुदेश वाघमारे, नाम भी अजीब है यार, सुदेश वाघमारे मतलब बाघ को मारे हैं। चलो ये तो चलो हंसने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ो, ठीक है। सुदेश वाघमारे का कहना है कि दोस्तों कि प्रदेश के जंगलों में बाघों के कॉरिडोर विकास के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है। यानी उन्होंने ये बताया, जो सुदेश वाघमारे जी हैं, उन्होंने ये बताया कि प्रदेश है, प्रदेश स्तर पर जंगलों के बाघों के कॉरिडोर को डेवलप करने के बहाने वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, मतलब जंगलों को काटा जा रहा है, केवल ये बता कर कि अरे यार मतलब कि जंगलों के बाघों को
कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसको डेवलप किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जंगलों के बागों के लिए जो जंगल के बाग है उनके लिए कॉरिडोर डेवलप न करने के नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो फॉरेस्ट है उनके पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और उनका यूजेस किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है। ठीक है, जो कॉरिडोर बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, कॉरिडोर को डेवलप कम और वनों का दोहन ज़्यादा किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा किया जा रहा है। बात करें दोस्तों, सड़क और ट्रेन के ट्रैक बाघों के लिए सुरक्षित नहीं है। जो मतलब कि इंडिया में जो सड़क और ट्रेन है वो मतलब कि जो रास्ते बनाए गए हैं वो मतलब बाघों के लिए दोस्तों क्या है, सेफ्टी नहीं है। ठीक है, इससे बाघों के टेरिटरीज प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिसकी यही सब कारण है जो बाघों के टेरिटरीज को क्या करें, मतलब संख्या को कम करें। टाइगर रिजर्व सेंचुरी में बसे गांवों को स्थानीय राजनीति की वजह से विस्थापित करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो टाइगर रिजर्व सेंचुरी है दोस्तों, वहाँ पर जो गाँव स्थानीय रूप से मतलब की हैं उनको राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें भी क्या करना पड़ जा रहा है, उन्हें भी वहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है। ठीक है, जो पॉलिटिक्स हैं वो सब नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं वो सब की वजह से उन्हें मतलब क्या किया जा रहा है, जो वहाँ पर गांव के लोग हैं उनके द्वारा मतलब उस जंगल को पर्टिकुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। तो पॉलिटिक्स की वजह से उन लोगों को भी उस जंगल से मतलब जहाँ वो रहते हैं जंगल में, उन लोगों को भी वहाँ से विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, माइग्रेट हो रहे हैं, हट रहे हैं। ठीक है, जगह कम और बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होने से इनमें टेरिटोरियल फाइट होना स्वाभाविक भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जगह कम होने की वजह से, जब जगह कम हो जाता है तो जो बाघ हैं, अगर जगह कम हो जाता है तो एक जगह पर ढेर सारे बाघ हो जाते हैं तो वो आपस में लड़ कर ही मर जाते हैं। ठीक है, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, पेड़ पौधे ढेर सारे काट दिए जाते हैं तो बचता है थोड़ा सा एरिया, और थोड़े से एरिया में ढेर सारे बाघ रहते हैं। तो जब ढेर सारे रहेंगे, पॉपुलेशन उन लोग की ज़्यादा रहेगी तो आपस में लड़ाई करेंगे, जिसकी वजह से आपस में लड़ने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और वो हम लोग इंसान की तरह तो समझदार अंडरस्टैंडिंग तो होती नहीं उनके अंदर, तो जानवर हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, तो जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है बाबू, डेथ होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो हकीकत में आपको बताते चले तो बच्चों को बचाने के लिए जो बाघ होती है, बाघ से भी भिड़ जाती है वो बाघिन, यानी जो टाइग्रेस होती है टाइगर से भिड़ जाती है अपने बच्चों को बचाने के लिए ना, जो मतलब फीमेल टाइगर है, टाइग्रेस जिसे हम कहते हैं, फीमेल टाइगर को टाइग्रेस कहते हैं और टाइगर को बाघ कहते हैं। तो बाघ से बाघिन लड़ जाती है, क्यों जानते हो? जैसे माँ लड़ जाती है पापा से, अगर पापा कभी आपके ऊपर हाथ उठाते हैं तो माँ भी तो आपसे मतलब पापा से लड़ जाती हैं, क्यों मार रहे हो भाई, तो वही चीज़। तो जो बाघिन है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाघ होते हैं उनसे लड़ जाती हैं। तो बता दें दोस्तों, तो पेंच नेशनल पार्क के डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने ये भी बताया कि बाघों के बीच केवल वर्चस्व की लड़ाई ही नहीं होती, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भी लड़ाई होती है, यानी बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी वो आपस में क्या करते हैं बाबू, लड़ते हैं। ठीक, आपको बताते चलें कि कई बार ताकतवर, यानी जो कई बार मतलब ताकतवर जो मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग बाघ होते हैं, वो क्या होते हैं कि बाघिन के मेंटिंग के चक्कर में भी शावकों को मार देते हैं, यानी बाघिन की जो मेंटिंग के चक्कर में वो जो बच्चे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। मिश्रा जी ने ये भी बताया कि विश्व प्रसिद्ध कॉलर वाली बाघिन के क्षेत्र में नया नर बाघ पहुंचा था, यानी उन्होंने बताया विश्व प्रसिद्ध जो कॉलर वाली बाघिन है उसके मतलब कि क्षेत्र में एक नया नर बाघ पहुंचा था। वह अपने 4 शावकों को बचाने के लिए उससे भिड़ गई थी। जो बाघिन थी वो बेचारी उस बाघ से लड़ गई थी अपने 4 बच्चों को बचाने के लिए, वो गंभीर रूप से घायल भी हुई थी, जिसे बाद में बचा लिया गया, जिसे लोगों के द्वारा बाद में यानी उनके टीम के द्वारा बचा भी लिया गया उस बाघिन को। ठीक, तो देखो माँ के अंदर कितना मतलब ममता होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो कभी भी माता पिता जो होते हैं दोस्तों वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो एक बाघ था जो दूसरा था, उसका वो नहीं था, मतलब एक तरह से दूसरा कोई बाघ था, तो उसने मतलब कि उसके बच्चों पर, उसके लिए मतलब उस बाघिन के लिए उसके बच्चों पर अटैक किया था, तो वो बाघिन उस बाघ से लड़ गई थी। ठीक है, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो माता पिता अपने बच्चों का बहुत केयर करते हैं बाबू। आगे चलते हैं। तो हम टेरिटोरियल फाइट में मौत के कारण ज़्यादा खून बहना, ये भी मतलब बाघों के मरने का कारण भी बनता है दोस्तों। तो 150 बाघों का पोस्टमार्टम किया गया था, तो फॉरेंसिक जो जांच हुई थी तो उसमें पता चला था कि मतलब जो मतलब बाघ हैं उनके अधिक खून बहने से क्या हुआ था, मौत हुई थी। और कुछ लोगों को घाव लगने से तो उनके संक्रमण से मल्टी ऑर्गन्स भी फेल हो गए थे और रीढ़ की हड्डियाँ भी टूटी थी, कई के तो नाखून और कैनाइन भी टूट गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से बाघों का मौत हुआ था। ठीक, आगे चल लेते हैं दोस्तों। तो बाघों के वर्चस्व को लेकर जो लड़ाइयाँ होती हैं तो इसके लिए तो बताया आपको। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है दोस्तों। तो बाड़मेर में जो मिग क्रैश हुआ है दोस्तों, MiG-21 क्रैश हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो बाड़मेर है राजस्थान का एक गांव है, वहाँ पर MiG-21 क्रैश हुआ है दोस्तों, तो जिसकी वजह से कई लोगों की भी जान जा सकती थी, एवं 2500 लोगों की जान जाने से मतलब बची है। ठीक है दोस्तों, और वो जान बचाने वाले कौन है, ये 2 हमारे नौजवान सिपाही। ठीक है, एयरफोर्स, हाँ एयरफोर्स के कमांडर। ठीक है, ये दोनों कौन है, आदित्य बाल जो जम्मू के रहने वाले हैं, और एम राणा, ये इन्होंने मतलब कि उन 2500 लोगों की जानें बचाई है। ठीक है, तो ये जो क्रैश हुआ इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो बता दें कि जो बाड़मेर है उसमें MiG-21 क्रैश हुआ था। ठीक है, बाड़मेर में MiG-21 क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलटों की जान भी चली गई, और विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अदिति बल, ये दोनों शहीद हुए हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक,
हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अदिति बल जम्मू के रहने वाले थे। आपको बता दें दोस्तों, तो बाड़मेर में MiG-21 क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलटों की जान गई थी और वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो विंग कमांडर जो मोहित राणा जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। और वहीं जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अदिति बल जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर के। बताया जाता है कि मतलब कि जब मतलब राजस्थान के बाड़मेर में जो दोस्तों मतलब कि ये मतलब घटना हुई थी, जब क्रैश हुआ था, तो वो मतलब जो क्रैश हुआ था, तो MiG-21 जो था वो गाँव की तरफ ही गिरने वाला था, लेकिन इन दोनों ने अपने बुद्धिमत्ता से उसके मतलब MiG-21 के डायरेक्शन को चेंज किया और किसी खाली स्थान पर जाकर के क्रैश मतलब कराया। वो तो क्रैश हो ही चुकी थी, तो जान तो दोनों जन की जाने ही वाली थी, तो उन्होंने मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव जगह पर जाकर के ये चीज़ें मतलब गिराई। ठीक है फ्रेंड, हम बात कर लें तो ये घटना गुरुवार के समय की है। ठीक है, उत्तरलाई एयरबेस से MiG-21 ने उड़ान भरा था। ठीक है फ्रेंड, ये उत्तरलाई एयरबेस है, वहाँ से MiG-21 उड़ान भरा था और बाड़मेर गुरुवार के ये समय की बात है। ठीक, हम बताते चले दोस्तों, MiG क्रैश में शहीद हुए जो थे वो जम्मू और हिमाचल के जो लाल थे दोस्तों, मतलब वो कमांडर थे दोस्तों। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर 15 फीट का एक गड्ढा भी हो गया है। ठीक है फ्रेंड, उसके आसपास आधा किलोमीटर का एरिया आग ही नज़र आ रहा है। उसके चारों ओर मतलब कि मतलब कि जहाँ ये क्राफ्ट गिरा था, एयरक्राफ्ट MiG-21 गिरा था, वहाँ पर 15 फीट का गड्ढा भी हो गया फ्रेंड, और उसके आसपास का आधा किलोमीटर का एरिया क्या हो गया फ्रेंड, आग ही आग नज़र आ रही थी। बताते चले फ्रेंड, जो आगे ये तो उनके बारे में थी, तो आप इनके बारे में देख सकते हो। आप इन हिमाचल के जो मंडी से थे विंग कमांडर मोहित राणा, इनके बारे में आप कुछ जान सकते हैं, तो इनके बारे में तो बता देता हूँ दोस्तों, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं ठीक है, बताता चलता हूँ। ठीक है, भारतीय वायुसेना के अनुसार जो बाड़मेर के हादसे में शिकार हुए थे, 21 विमान ट्रेनिंग उड़ान भरा था दोस्तों। MiG क्रैश में जान गंवाने वाले विंग कमांडर मोहित राणा जी के बारे में बता दें दोस्तों, तो वो पहले ही अपने गाँव आए थे। इसके कुछ दिन पहले वो अपने कहाँ आए थे, गाँव आए थे। ठीक, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके पिता भी अभी चंडीगढ़ में रहते हैं, यानी उनके जो फादर है वो कहाँ रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में ही हो सकता है, उनका जो अंतिम संस्कार होगा चंडीगढ़ में ही होगा। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अदिति बल जो थे वो नगरोट सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, ये 26 वर्षीय जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अदिति बल थे वो सैनिक स्कूल नगरोट से मतलब कि पढ़ाई की थी। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ा था। अब जो MiG-21 है उसका पूरा नाम मिकोयान गुरोविच ना, मिकोयान गुरेविच है ना, मिकोयान गुरेविच 21 है MiG-21 का पूरा नाम। ठीक है फ्रेंड, MiG-21 का पूरा नाम क्या है, तो मिकोयान गुरेविच। ठीक, ये एक तरह का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ठीक है, एक तरह का कैसा है, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसका मतलब कि निर्माण सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच ने किया था। ठीक है, गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने किया था। ठीक है, मिकोयान गुरेविच जो डिजाइन ब्यूरो है उसने किया था, सोवियत संघ की। ठीक है फ्रेंड, हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसके जो मतलब कि एक प्रकार का लड़ाकू विमान है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और उत्पादक इसके कौन है, तो प्रोड्यूसर इसे कौन बनाता है दोस्तों, मिकोयान गुरेविच बनाते हैं। और अभिकल्पना इसकी किसने की थी, तो आर्टम मिकोयान ने की थी। ठीक, प्रथम उड़ान इसने कब भरी थी दोस्तों, तो दोस्तों 14 फरवरी 1955 में इसने प्रथम उड़ान भरी थी। आरंभ में 1959 MiG-21F इसका नाम था, और सेवा समाप्त 1990 रसिया में। ठीक है, स्थिति सेवारत है, अभी भी ये मतलब कर रहा है, मतलब यूज़ हो रहा है। और प्राथमिक उपयोगकर्ता जो थे, उपयोग करने वाले, यूज़ करने वाले देश कौन थे दोस्तों, तो सोवियत वायुसेना थी, तो पोलिश की वायुसेना थी, भारतीय वायुसेना थी और रोमानिया की वायुसेना थी। ठीक, और इसके निर्माण के बारे में है और निर्मित इकाइयाँ भी हैं, तो आप देख सकते हैं। आगे हम बात कर लें दोस्तों इसके सामान्य लक्षण के बारे में, तो ये चालक दल इसका एक चालक दल होता है इसमें दोस्तों। लंबाई इसकी 14.7 मीटर यानी 48 फीट 2 इंच का होता है दोस्तों। पंख फैलाव इसका 7.154 मीटर होता है, लगभग 23 फीट 6 इंच। ठीक है दोस्तों, और बात करें ऊंचाई इसकी हाइट तो 4 मीटर का होता है, यानी 13 फीट 6 इंच का होता है। पंख क्षेत्र की बात करें तो 23 मीटर स्क्वायर इसका पंख क्षेत्र होता है, जो इसका फैन का एरिया होता है वो। ठीक है, ये 247.6 फीट स्क्वायर का होता है इसका फैन का एरिया। ठीक, खाली इसका वजन की बात करें, उसका वेट की बात करें दोस्तों, तो 5848 kg यानी 12,880 पाउंड का होता है। इसका जो यूजुअल वेट है उसकी बातें कर लें तो दोस्तों 8,725 किलोग्राम। ठीक है, 8,725 किलोग्राम है, लगभग 19,230 पाउंड। ये टू मतलब मल्टीपल K-30A मिसाइल भी के साथ है। ठीक है, अधिकतम उड़ान
यानी अधिकतम ऊंचाई पर इसका जो वजन होता है दोस्तों, अगर उसकी वेट की बात करें तो दोस्तों 9800 किलोग्राम, ठीक है। वही पौंड में बात करें 21,600 पौंड, ठीक है। पावर प्लांट की बात करें तो 1/Tumansky R25 300 और आफ्टर बर्न टर्बोजेट, ठीक है। मूल थ्रस्ट की बात करें दोस्तों तो 40.21 किलो न्यूटन, ठीक है। यही अगर पौंड बल में देखें तो, अगर इसके पौंड फोर्स में देखें तो दोस्तों तो 9040 पौंड फोर्स, और आफ्टर बर्नर के साथ अगर थ्रस्ट की बात करें तो 69.62 किलो न्यूटन, ठीक। नेक्स्ट अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है दोस्तों, समुद्र पर इसकी मैक 1.05 है, लगभग 1300 किलोमीटर पर आवर, और 800 मिली प्रति घंटा यानी पर आवर। अगर मिली में बात करें तो 808 मील प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। वही अगर इसके समुद्री स्तर पे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में देखें यानी किलोमीटर पर आवर में देखें दोस्तों तो 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये समुद्री स्तर पर चलता है, ठीक। इसकी रेंज जो है दोस्तों ये दी गई है अलग अलग तरीके से, तो ये आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो ये घटना 9:10 पर गुरुवार के दिन हुई थी, ठीक। और ये जो प्लेन एयर बेस था उससे 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव के ऊपर था, ठीक है। जब ये फाइटर जेट में आग लगी थी तो प्लेन एयर बेस से 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव में आग लगी थी, ठीक। वही दोनों सैनिकों के बारे में दोस्तों, तो विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अदिति बल के बारे में, ठीक। हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही सब बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। तो जहाँ पर ये गिरा है वहाँ पर 10 से लेकर 15 फीट तक का क्या हुआ गड्ढा हो गया है। और बता दें दोस्तों ये पायलट की सूझबूझ ही थी जो 2500 लोगों की जान बचाई है। वहाँ की आबादी जो जहाँ पर ये घटना हुई है उसके अगल बगल वाले क्षेत्र के एरिया में मतलब कि 25 से लोग रहते थे, ठीक है। वहाँ पर आधा किलोमीटर की रेंज में आग ही आग दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पर घटना हुई है फ्रेंड। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत सरकार भी मतलब कि ये जो MiG-21 है इसको मतलब कि 2025 तक खत्म करना चाहती है, देश से हटाना चाहती है, मतलब इसको नहीं यूज करना चाहती है, ठीक है। तो श्रीनगर में तैनात 51 स्क्वाड्रन और 30 सितंबर को रिटायर होगी, अगली 3 साल में सभी मिग बाहर होंगे। मतलब कि श्रीनगर में जो तैनात है 51 स्क्वाड्रन मिग का जो मतलब कि मिग ही है, ठीक है। और 30 सितंबर तक ये रिटायर हो जाएगी, ठीक है। बता दें दोस्तों तो सरकार का प्लान भी है कि 3 साल तक MiG-21 को हटा दी जाए, जो इससे रिलेटेड जितने भी परमाणु लड़ाकू विमान है, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान में भी मतलब कि F-16 जो गिरा था इसकी वजह से ये मशहूर हुआ था 51 स्क्वाड्रन, ठीक है फ्रेंड। एक हादसा राजस्थान में इससे पहले भी हुआ था फ्रेंड, तो जिसमें 2 पायलटों की जान भी गई थी यही। फिर 1960 के दशक में भी इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1960 के दशक में, आपको बताते चले। MiG-21 के साथ लगभग 200 दुर्घटनाएं आज तक हो चुकी हैं। जो MiG-21 है उसके साथ उस लड़ाकू विमान से कितनी घटनाएं, उसमें 200 घटनाएं हो चुकी हैं, दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसे उड़ता ताबूत और विंडो मेकर के नाम से भी बदनाम किया गया है, मतलब जाना जाता है ना, उड़ता ताबूत और विंडो मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से करीब 5000 फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं। 500 मतलब फाइटर जेट जो 872 मिग फाइटर प्लेन मिल है उसमें से 500 फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं, ठीक है। और 200 से ज़्यादा पायलट्स और 56 आम लोगों की जान भी गंवानी पड़ी है इस MiG-21 के कारण फ्रेंड। तो और रूस और चाइना और भारत यही 3 देश सबसे बड़े मतलब यूज़र हैं, इसके ऑपरेटर हैं MiG-21 के, ठीक है फ्रेंड। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है दोस्तों, तस्कंद में SCO देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, यानी तस्कंद जो है दोस्तों उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। वहाँ पर SCO जो है ना, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो विदेश मंत्री हैं, इससे रिलेटेड जितने भी कंट्री हैं उनके विदेश मंत्री यानी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सब मीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हो सकता हो बिलावल मिल सकते हो जयशंकर से, मोदी शहबाज की मीटिंग अगले महीने हो सकती है। यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि मिल सकते हैं शायद जो भारत के जयशंकर जी हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो बिलावल जी से मिल सकते हैं, ठीक। आपको बताते चले दोस्तों तो SCO में भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 8 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 8 परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों, ठीक है। इस बार इसका जो मतलब कि मीटिंग हो रही है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो रही है, ठीक है फ्रेंड। जो पाकिस्तान की ओर से बिलावल भुट्टो हैं वो भी शिरकत करेंगे, ठीक। चलते हैं हम तो जयशंकर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से मुलाकात कर सकते हैं, ये भी बातें कही गई है इसमें। मतलब जो जयशंकर जी हैं जयशंकर जी वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, संभावना व्यक्त की। और विदेश के जो मतलब विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जी, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। 2 बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है SCO की मीटिंग में जो उज्बेकिस्तान में होगी। और
अगर बता दें दोस्तों, तो जो पाकिस्तान है वो श्रीलंका के इकोनॉमिक रास्ते पर है। शहबाज शरीफ की सरकार के दबाव की वो भारत से ट्रेड बहाल करें। ठीक है दोस्तों, यानी शायद मतलब ट्रेडिंग को लेकर भारत पाकिस्तान की बातें हो सकती हैं वहाँ पर। और शहबाज जो शरीफ सरकार आई है वो शायद इस दबाव के कारण, जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक चल रही है इस टाइम, हालात खस्ते हैं, उस दबाव के कारण हो सकता हो। और जो शहबाज शरीफ की सरकार है, मतलब उनके जो विदेश मंत्री हैं वो शायद एस जयशंकर जी से इसके बारे में बातें जरूर करें, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या मुक्तकी से भी मिलेंगे जयशंकर जी। तो दरअसल एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट यानी सुपरवाइजर देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और ईरान और मंगोलिया, ये इसके सुपरवाइजर देश हैं। ठीक है, अफगानिस्तान और तालिबान की हुकूमत को अब तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसको किसी देश ने अब तक कोई मान्यता नहीं दी है कि तालिबान एक पर्टिकुलर कंट्री है। ठीक है, उसके लिए अभी कोई किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। तो पिछले महीने भारत ने अपने काबुल एम्बेसी में टेक्निकल टीम अपॉइंट की है, यानी काबुल एम्बेसी में भारत ने अपनी टेक्निकल टीम भी अपॉइंट की है। तो इसको लेकर मोदी सरकार हर स्तर पर अफगानिस्तान की मदद कर रही है। हम बता दें दोस्तों, जो मोदी सरकार है मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, वो मतलब अफगानिस्तान की हेल्प कर रही है। टेक्निकल टीम वहाँ पर अपॉइंट भी की गई है ना। आमिर खान मुक्तिक भी मिल सकते हैं मतलब कि एस जयशंकर जी से। यह टॉप लेवल पर भारत सरकार और तालिबान के बीच पहली मुलाकात भी होगी, आपको बता दें दोस्तों, अगले महीने यानी अगला महीना यानी सितंबर बहुत ही अहम होने वाला है। ठीक है, वही बातें हैं, मतलब 8 देश की जो लोग मिलेंगे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, उनकी बातें कही गई हैं। तो 15 से 16 सितंबर के बीच ये सम्मेलन चलेगा उज्बेकिस्तान के तस्कंत में। इस मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके अलावा रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के कई जर्नलिस्टों का दावा है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी, अमेरिकी दखल के चलते इस मीटिंग के प्रधानमंत्री मोदी जी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। यानी जो पाकिस्तान जर्नलिस्ट है उनके द्वारा ये सूचना भी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और शहबाज शरीफ जी की मुलाकात हो सकती है इस मीटिंग के दौरान। और पाकिस्तान की जो भारी सियासी उथल पुथल के बीच शरीफ कुर्सी की भी किसी भी वक्त जा सकती है। अगर जिस हिसाब से अगर पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, तो कभी भी शहबाज शरीफ की भी सरकारें जा सकती है, ऐसा मतलब कि अनुमान लगाया गया है। तो इस वक्त मतलब कि मीटिंग होगी भारत से, तो क्या बातें होती हैं देखने लायक होगी। बता दें 15 जून को ये संगठन बना था, 15 जून 2001 को ये एससीओ संगठन बना था। इसमें 8 परमानेंट मेंबर, 8 देश हैं परमानेंट मेंबर, और 8 परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों, और 4 ऑब्जर्वर हैं। हेडक्वार्टर इसकी चीन के बीजिंग में है फ्रेंड, ये बताते चले आपको। और 2017 में भारत इसका परमानेंट मेंबर बना था, 2017 में। ठीक है, 2017 में भारत इसका क्या बना था, परमानेंट मेंबर बना था। और 15 जून 2001 को इस संगठन की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 8 देश परमानेंट देश हैं इसमें मेंबर हैं, और 4 ऑब्जर्वर हैं। चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, ये आपको बताते चले दोस्तों। तो ये मेंबर हैं जो आपके परमानेंट मेंबर हैं। ऑब्जर्वर जो स्टेट है ये है, ठीक है, ये शो कर रहा है। और डायलॉग पार्टनर ये हैं, और गेस्ट के रूप में अटेंडेंस ये। तो ये इनकी पर्टिकुलर आपको बताते चले। जो परमानेंट मेंबर है तो चाइना है, कजाकिस्तान है ना दोस्तों, और किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये देश हैं जो मेंबर हैं मतलब परमानेंट। वहीं ऑब्जर्वर की तरह देखें तो ऑब्जर्वर के रूप में देखें तो दोस्तों अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। वहीं डायलॉग पार्टनर के रूप में देखें तो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और टर्की है। वहीं अगर गेस्ट अटेंडेंस के रूप में देखें दोस्तों तो मतलब कि एशियन है ना, आसियान के जो मतलब मेंबर हैं वो तुर्कमेनिस्तान है, CIS के जो मेंबर है वो UN है। ये दोस्तों इतने हैं आपके गेस्ट अटेंडेंस। ठीक, बात कर लेते हैं दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका जो मतलब कि संघाई चीन में इसका क्या है, मतलब संघाई इस मतलब कि पर्टिकुलर संस्था का चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। तो संक्षेप में इसको SCO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संघाई 5 समूह और 26 अप्रैल 1916 मतलब 96 में 26 अप्रैल मतलब इसके पूर्वाधिकार की बात करें तो संघाई के 5 समूह थे, और अप्रैल 1996 26 अप्रैल 1996 में, और 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब प्रकार इसके टाइप से देख लेते हैं। तो म्यूचुअल सिक्योरिटी की बात करता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। ठीक है, आगे वही सब बातें हैं जो मैंने आपको पीछे बताई है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं आपको लेकर आगे की वही सब बातें हैं दोस्तों। 2017 में भारत, चलिए संघाई संगठन सहयोग के सदस्य इनके बारे में आपको बताया दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी जो परमानेंट मेंबर है इनके बारे में 8 उनके बारे में बताया। वहीं जो डायलॉग में है 6 इनके बारे में बताया आपको। और जो संघाई सहयोग संगठन के पर्यवेक्षक राज्य ना ऑब्जर्वर के रूप में है, तो इनके नाम भी बता चुका आपको। तो चलिए
ये पर्टिकुलर संगठन के बारे में। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, जो संगठन का उद्देश्य है दोस्तों, तो हम आपको बताते चले। संघाई संगठन का जो मूल उद्देश्य, संघाई संगठन का जो मूल उद्देश्य आपको बताते चले फ्रेंड। तो बीच विश्व के स्तर, यानी जो इसके सदस्य देश हैं, इनके बीच विश्व स्तर पर पड़ोसी व्यवहार बढ़ाना और तकनीकी और सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कुशल सहयोग बढ़ाना है। परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और ऊर्जा, पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाना है। और यूरेशिया क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और शांति की स्थिरता को बढ़ाना भी है। एक लोकतांत्रिक और नियम आधारित वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का निर्माण में बढ़ावा भी देना है। इसके प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपसी निगम और आपसी सहयोग, आपसी विश्वास की धारणा को बढ़ावा देना है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की, सहिष्णुता की भावना रखनी है, सम्मान को बढ़ाने की के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल है। सभी देशों के आर्थिक विकास और विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करना भी इसका मोटो है, प्रिंसिपल है। विभिन्न राष्ट्रों और आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप और गैर संरेखण के उद्देश्यों का भी अनुपालन और नीतियों को तैयार करना भी है। साथ ही आपसी सहयोग और पारदर्शिता का, जवाबदेही का स्तर पर बढ़ावा देना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का भी बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें दोस्तों, तो इसके स्ट्रक्चर में राज्य परिषद के हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता है। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होता है और द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री होती है। और बता दें, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे इसके कितने, मतलब जो SCO है, इसके 5 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बारे में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो उज्बेकिस्तान है। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं नेबरहुड में, उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बगल में है। ठीक है, वहीं तुर्कमेनिस्तान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो तजाकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान है उसके यहाँ पर देखेंगे तो तजाकिस्तान है। ठीक, अगर नॉर्थ वाला एरिया देखेंगे तो उज्बेकिस्तान के तो कजाकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान के वेस्ट और साउथ में देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान है। वही अगर साउथ की बात करें और ईस्ट की बात करें दोस्तों, तो कौन है, तजाकिस्तान। ठीक, और किर्गिस्तान देखेंगे आप, ये पर्टिकुलर रीजन में है। ठीक है, ईस्टर्न वाले एरिया में। और अफगानिस्तान साउथ में है फ्रेंड। कौन है, अफगानिस्तान। आपको बता दें, जो एरॉल सी है, ये उज्बेकिस्तान में आता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अब ये पर्टिकुलर वहाँ जहाँ पर ये मीट होने वाली है, तस्कंदा की वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों। जो तस्कंदा जहाँ पर है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ये ठीक उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल भी है तस्कंदा, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड। आपको दोस्तों बता दें कि जो इससे मतलब कि उज्बेकिस्तान के अगल बगल जो नेबरहुड में कंट्रीज़ हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर UPSC में ऐसे अफगानिस्तान से रिलेटेड कंट्री के बारे में पूछे थे आप, मतलब उसके पड़ोसी देशों के बारे में दोस्तों। बताते चले दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो इसरो पर रिलेटेड है। इसरो आज़ादी सैटेलाइट, ठीक है, ये लॉन्च की जाएगी। ठीक है दोस्तों, SSLV के द्वारा। ठीक, SSLV के द्वारा लॉन्च की जाएगी। यानी SSLV का फुल फॉर्म दोस्तों होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो बता दें दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक जो मतलब कि इसरो का आज़ादी सैटेलाइट है, 750 छात्रों द्वारा बनाया गया ये सैटेलाइट। ठीक है फ्रेंड, हम बात करते हैं तो इस सैटेलाइट को 75 स्कूल के 750 छात्राओं ने मिलकर बनाया है। ये सैटेलाइट मतलब लॉन्च होगी दोस्तों SSLV के थ्रू। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च होगी। ठीक, हम बताते चलें आपको, तो स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम श्रृंखला को तैयार किया गया है। यानी ये जो इसरो का आज़ादी सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, तो ये स्वतंत्रता जो हमारी इंडिपेंडेंस के 75 वर्षगांठ है दोस्तों, उसको चिन्हित करने के लिए ये मतलब योजना बनाई गई है इसरो के द्वारा। ठीक है, आपको बता दें 75 स्कूलों के 750 छात्रों ने मिलकर इस सैटेलाइट को बनाया है और इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इसका जो वेट है 8 किलो वजन का है ये उपग्रह। ठीक है, और इसमें 75 फेम्टो एक्सपेरिमेंट है, सेल्फी कैमरे भी हैं और सौर पैनलों और लंबी दूरी के संचार ट्रांसपोंडर और तस्वीरें क्लिक करेगा ये। ठीक है, इसरो की 6 महीने की अवधि की मिशन वाली ये परियोजना आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह का हिस्सा भी होगी। आपको बता दें दोस्तों, तो इन स्पेस ने इसे ट्वीट करके जानकारी ये दी है। इन स्पेस ने इसे ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को मिलेगी बढ़ावा। ठीक है दोस्तों, यानी अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को, यानी वुमेन्स को भी मतलब पार्टिसिपेट कराया जाएगा। ठीक, आपको बता दें स्पेस किड्स इंडिया के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रिफत शाहरुख ने बताया कि पहले छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान और स्टेम सब्जेक्ट यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित आदि में रुचि बढ़ाने को लेकर ताकि छात्राओं और महिलाओं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे आने के प्रोत्साहित हों। उन्होंने ये बताया कि मतलब महिलाओं को मतलब कि बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर जो मतलब कि ये अवधारणाएं हैं कि महिलाएं अंतरिक्ष मिशन में नहीं इंडिया में मतलब कि आप वैसे भी देखते हैं कि वुमेन की जो मतलब कंडीशंस है इन सब फील्ड में, तो आप
देखते हैं, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए इस मतलब इसका थीम, ये जो इस मतलब लॉन्च की जाएगी, इस मिशन, इस अंतरिक्ष मिशन का जो थीम है अंतरिक्ष में महिलाएं, इसका थीम है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मतलब कि इसका थीम रखा गया अंतरिक्ष में महिलाएं, महिलाओं को मतलब कि प्रोत्साहित करने के लिए अंतरिक्ष स्पेस के फील्ड में दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर जो लॉन्च की जाएगी सैटेलाइट, इसका जो थीम बनाया गया है दोस्तों, अंतरिक्ष में महिलाएं। ठीक है, वुमेन इन स्पेस। ठीक है फ्रेंड, आपको बताते चले जो SSLV है, इसके जरिए इस सैटेलाइट को भेजा जाएगा। आपको बता दें जो SSLV होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 500 किलोग्राम के कम वजन वाले सैटेलाइट को ही पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में ये सक्षम होता है। ठीक है फ्रेंड, दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने जैसे अनुप्रयोग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है SSLV का। ठीक है, पहली प्रदर्शन उड़ान की प्राथमिकता पोलैंड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह माइक्रोसैट 2A है। ठीक है, इसरो के अनुसार बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में मांगों को पूरा करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर SSLV रॉकेट का निर्माण किया जा सकता है। आपको बताते चले ये कुछ SSLV के फैक्ट हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हम बात कर लें तो जो इसरो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसरो तो ये एक तरह का सॉरी दोस्तों, इसरो नहीं, ये SSLV के बारे में, वही तो मैं सोचा इसरो का भी स्लाइड लगाया था दोस्तों। तो ये SSLV के बारे में है दोस्तों। तो ये प्रक्षेपण यान है जो भारत खुद ही बनाता है इसे। इसकी जो हाइट होती है 34 मीटर होती है, और जो इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है इसके, तो ये 2 मीटर का इसका डायमीटर होता है। इसका वेट 120 टन होता है, और इसके जो स्टेप होते हैं कई, ये जो SSLV होता है ये 4 स्टेप में होता है। इसकी जो क्षमता है हम आपको बता दें दोस्तों, 500 बाई 500 किलोमीटर ऑर्बिट का होता है। इसका जो एंगल होता है झुकाव, वो 45 डिग्री वो पेलोड का होता है। ठीक है, ये 500 किलोग्राम के लगभग का मतलब इसका वो होता है। ठीक, आगे बता दें दोस्तों, तो इसकी लॉन्च स्थल की बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक, कुल लॉन्च अभी तक इसने 0 की है। और इंजन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है इसका इंजन का, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। उसका सेकंड जो मतलब कि इंजन का मतलब स्टेप होता है दोस्तों, तो S7 कहलाता है वो, और जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसे S85 कहते हैं, वो सॉलिड होता है। S7 जो होता है सेकंड स्टेप, वो क्या होता है, वो भी सॉलिड होता है। थर्ड जो स्टेप होता है दोस्तों S4 कहलाता है, ये भी सॉलिड होता है इसका इंजन। और लास्ट वाला जो इंजन होता है चतुर्थ यानी फोर्थ स्टेप वाला, वो लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। आपको बताते चले कि जो SSLV है दोस्तों, इसका पूरा नाम हिंदी में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान या SSLV शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसका नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है फ्रेंड, पृथ्वी कक्षा की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम की लघु उपग्रहों को लॉन्च करने में ये क्या है, सक्षम है दोस्तों, और इसीलिए इसे बनाया भी गया है। इसके 4 लेयर होते हैं, 1 2 3 4 लेयर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो इसरो है दोस्तों, है ना, उसके बारे में। तो इंडियन नेशनल कमेटी इसकी जो है प्रोसीडिंग एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, ऑफ स्पेस रिसर्च। ठीक है, अब इसका इसरो का फुल फॉर्म दोस्तों, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, और इसको मतलब कि फाउंड कब किया गया था, तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसके मतलब आज से लगभग दोस्तों कितने साल, 52 साल पहले। ठीक है, इसके टाई की बात करें तो ये एक तरह की स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। इसके चेयरमैन जो है दोस्तों नए नए अभी बने हैं, श्रीधर पनिकर सोमनाथन। ठीक है फ्रेंड, तो ओनर की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इसरो में वो 16,000 दोस्तों 16,786 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। ठीक है, 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग। और इसका मतलब कि अगर पूरा नेटवर्थ बात करें तो दोस्तों रुपीज़ में बात करें तो 13,700 करोड़। ठीक, रुपीज़ में बात करें तो 13,700 करोड़ रुपीज़ इसका नेटवर्थ कमाई है। ठीक, और वही US डॉलर में बात करें तो 1.7 बिलियन डॉलर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंटोनमेंट एक्ट 2006 यानी छावनी अधिनियम 2006 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देश में बता दें दोस्तों, कुल 62 छावनियाँ हैं, 52 हिंदी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, जो 52 छावनियाँ वो हिंदी प्रदेश यानी हिंदी से जो रिलेटेड राज्य हैं, स्टेट हैं, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड राज्य हैं, बहुभाषी राज्य, उनसे रिलेटेड मतलब कि उन राज्यों में है। ठीक है फ्रेंड, हम इन छावनियों के चलाने के लिए भी नियम कानून है, यानी जो ये छावनियाँ होती हैं यानी कंटोनमेंट्स होते हैं, इनको भी चलाने के लिए क्या होते हैं दोस्तों, नियम कानून भी हैं। हम बता दें दोस्तों, जो अधिनियम की जानकारी अब तक केवल अंग्रेजी में ही थी, यानी ये जो कंटोनमेंट्स एक्ट है इसकी जानकारी क्या थी, अंग्रेजी में ही थी। इसकी वजह से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले आम जनता अपने अधिकारों की और नियमों के बारे में न के बराबर जानते थे। इस समस्या का समाधान कैंट अधिनियम 2060 के हिंदी अनुवाद के समेटे पुस्तक के रचने का काम और एडवोकेट राम गोपाल आनंद और कैंट बोर्ड के प्रवक्ता M जाफर ने किया था। आपको बता दें दोस्तों, तो राम गोपाल आनंद जी ने किया था, और कैंट बोर्ड के प्रवक्ता M जाफर जी ने इसको मतलब कि लाया था, हिंदी में इसके कंटेंट को लाया था। 62 छावनियों में से 52 जो छावनियाँ हैं दोस्तों हिंदी बोले जाने वाले प्रदेशों में हैं। ठीक है,
एम जाफर जी ने बताया अपनी पुस्तक में कि जो छावनी परिषद के नियम कानून है, पहली बार एम जाफर जी ने अपनी पुस्तक में मतलब कि इस मतलब जो छावनी अधिनियम एक्ट है उसके बारे में बातें की थी दोस्तों। इसको हिंदी अनुवाद में लिखा था, ये इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में लिखा गया था, जिसकी वजह से जो हिंदी के लोग थे उसे समझ नहीं पाते थे। तो पहली बार इन्होंने M.A. जाफर जी ने इसे हिंदी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था उस पर्टिकुलर एक्ट को। ठीक है फ्रेंड, न्यायपालिका के निर्णयों के नजीर के तौर पर पेश किया गया। इसे निर्माण, कराधान आदि का समाधान अब बेहद आसान हो सकेगा। इससे पहले इस जोड़ी ने कैंट में चुनाव के नियम और कानूनों को लेकर भी पुस्तकें लिखी थी। आपको बता दें दोस्तों, आपको बता दें कार्यक्रम की उपस्थिति वरिष्ठ पत्रकार मधुर सदन और आनंद ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जन जन तक पहुंची। कहा कि हिंदी अधिनियम में आने से बड़ा परिवर्तन अपेक्षित होगा। ठीक, यहाँ पर कुछ बातें हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। छावनी अधिनियम 2006 जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो छावनी अधिनियम 2006 है उसके संख्या 41 में 13 सितंबर 2006 ये लिखा गया है कि जो छावनियों के प्रशासन से संबंधित विधि जो होंगे उसका और अधिक लोकतांत्रिकरण करने, विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए छावनियों के वित्तीय आधार का सुधार करने के लिए दृष्टि से समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सरकार ने छावनी अधिनियम 2006 में भी प्रस्ताव मतलब संशोधन के प्रस्ताव जारी किए गए हैं। ठीक, श्री सिंह ने इस छावनी बोर्ड के प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों को आम जनता तक सुझाव प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से उपाध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव, नागरिक के क्षेत्र समिति के सशक्तिकरण और उपाध्यक्ष के वित्तीय शक्तियों के बोर्डों के गठन के बदलने की शक्ति, बोर्ड के निर्णयों को निलंबित करने की शक्ति के संबंधित है, इन्होंने ये बताया। और रक्षा मंत्री ने कहा कि जो छावनियां हैं नागरिकों के क्षेत्रों को हटाकर उन्हें पड़ोसी राज्य के नगर पालिकाओं के विलय करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि जो संबंधित राज्य है इससे छावनियों जहाँ पर है वहाँ पर इसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो नगर पालिकाएं हैं उसमें विलय करने के लिए, उसमें मिलाने के लिए। ठीक है, उन छावनियों को। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय शासन में एकरूपता प्रदान करेगा। ये स्थानीय शासन जो होगी उसमें एकरूपता मतलब यूनिटी लाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये उन्होंने कहा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों न्यूज़ है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। तो पीएम मोदी ने भारत को दी पहली बुलियन एक्सचेंज की सौगात, यानी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो भारत को पहली बुलियन एक्सचेंज की क्या दी है, सौगात दी है। उसके बारे में न्यूज़ है दोस्तों, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज भारत को अपना पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मिलने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के दिन आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतलब कि 29 जुलाई को ठीक परियोजनाओं के साथ गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में इसका उद्घाटन किया है। यानी जो गुजरात का गांधीनगर है यानी कि गिफ्ट सिटी जो है GIFT गुजरात इंटरनेशनल, इसका गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है दोस्तों गिफ्ट का गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो उस वहाँ पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लें फ्रेंड। तो ये इसके बारे में जो IIBX के जरिए इंडिया सोने चांदी में आयात भी करेगा। ठीक है, इससे होगा। ठीक है, अब बात करें जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, तो आपको बता दें कि आज भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी 29 जुलाई को दोस्तों। ठीक है, तो उस दिन 29 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस परियोजना का क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, उद्घाटन किया है। ठीक, वही बातें आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर बता दें दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण है यानी IFSCA ने 25 जुलाई के दिए गए एक बयान में कहा था कि IIBX भारत में सोने यानी गोल्ड के बाजार को गति देने का काम करेगा। जो IIBX है वो भारत में गोल्ड के बाजार को स्पीड यानी गति देने का काम करेगा। यह भारत का वैश्विक शराब बाजार में मजबूती प्रदान करेगा। भारत में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें दोस्तों जो इंडिया में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें दोस्तों इंडिया में सोना सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ के औरतों के पास है। ठीक है फ्रेंड, ठीक, इंडिया के औरतों के पास सबसे ज़्यादा सोना है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट ने कहा कि भारत में अप्रैल जून और तिमाही में सोने की मांग सालाना आधार पर 43% से अधिक होगी। यानी भारत में अप्रैल और जून के जो तिमाही में सोने की जो मांग होगी दोस्तों सालाना आधार पर 43% से भी अधिक होगी। यानी 43% से अधिक होगी भारत में गोल्ड की मांग। आगे बता दें दोस्तों तो बुलियन एक्सचेंज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो बुलियन जो होता है सोने और चांदी की शुद्धता को दिखाता है। जो बुलियन होता है दोस्तों वो सोने और चांदी के गोल्ड और सिल्वर के प्योरिटी को दिखाता है, जिसे बिस्किट या इंगट या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। इसे बिस्किट या इंगट या सिक्कों के रूप में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, पर्टिकुलर बिस्किट या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा जब ये गोल्ड भंडार के लिए सोना रखना होता है तो वह इसी रूप में रखे जाते हैं। सरकार ने अगस्त 2020 में बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और बुलियन डिपॉजिटर रिसीट BDR को नोटिफाई किया था। यानी जो भारत सरकार है उसने 2020 में बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट यानी BDR को नोटिफाइड किया था दोस्तों। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अच्छा दोस्तों ये बताइए जो निर्मला सीतारमण जी हैं
ये कौन सी वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए दोस्तों। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में IIBX की स्थापना की जानकारी दी थी ये निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है दोस्तों, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की। आपको बताते चलिए दोस्तों, तो भारत का जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का काम क्या है उसके बारे में। तो अब आज के बाद IIBX के जरिए इंडिया से सोने चांदी का आयात होगा, यानी अब जो होगा, अब IIBX के जरिए भारत में इंडिया में यानी सोने और चांदी का आयात होगा, यानी IIBX के थ्रू, ठीक है। यह देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा। ये जो मतलब जिसका उद्घाटन हुआ है मोदी जी ने किया है, ये देश का पहला बुलियन एक्सचेंज होगा। आपको बता दें दोस्तों, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा, जिसे गिफ्ट सिटी में स्थापित भी किया गया है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म बताया दोस्तों, फिर से आप टाइप कर सकते हैं, तो टाइप करिए आपको अगर याद हो। तो इसका काम सोने चांदी के मूल्यों में निर्धारण करना भी होगा, साथ ही सोने की शुद्धता की भी गारंटी ये देगा, ठीक है, IIBX। आपको बता दें कि RBI ने इसी साल मई के महीने में IIBX के जरिए गोल्ड इंपोर्ट के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की थी। घरेलू क्वालिफाइड ज्वेलर्स को IIBX के जरिए गोल्ड इंपोर्ट करने में मदद भी मिलेगा। आपको बताते चले कि जो RBI है इसकी गाइडलाइंस क्या है IIBX के लिए, तो वो बता दे दोस्तों। तो IIBX को लेकर जो IIBX को लेकर जो RBI है उसके द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो बता दें। तो जो बैंक क्वालिफाइड ज्वेलर्स को IIBX के जरिए गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए 11 दिन के एडवांस पेमेंट करने की सुविधा देंगे, ठीक है। जो IIBX मतलब जो बैंक क्वालिफाइड ज्वेलर्स को, यानी जो IIBX के जरिए, यानी IIBX जो बैंक क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनको 11 दिन के लिए एडवांस पेमेंट करने के लिए सुविधा देगी, जिसका पेमेंट ज्वेलर्स की तरफ से IFSCA से मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के जरिए किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वही बातें उद्घाटन हुआ है। अब बता दें दोस्तों, ये न्यूज़ है, प्रधानमंत्री कल, यानी कल के दिन मतलब आज के दिन दोस्तों क्या करेंगे, भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए पहले सम्मेलन के उद्घाटन भी करेंगे। यानी आज 30 जुलाई के दिन जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, ठीक। तो देश के कुल 676 जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण मौजूद हैं। बता दें दोस्तों, तो 600 यानी 676 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बता दें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मौजूद हैं, आपको बता दें। तो बताते चलिए 29 जुलाई को बता दें दोस्तों, ये न्यूज़ है, तो उसमें ये लिखा गया था, ये एडिटोरियल था, तो उसमें ये बताया गया दोस्तों कि जो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो मतलब कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विज्ञान भवन में 30-21 जुलाई को मतलब कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मतलब DLSA का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करेंगे, मतलब कि आयोजित का शुभांकर करेंगे, ठीक है दोस्तों, आयोजित किया गया है और वहाँ पर वो मोदी जी संबोधित करेंगे, ठीक। अब फ्रेंड बताते चले, ये जो मतलब कि स्टार्टिंग होगा, ये सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर मोदी जी अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और ये जो प्राधिकरण है, यानी जो जिला वाइज प्राधिकरण है, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के भवन में मतलब ये द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ठीक है। ये देश में मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एकरूपता लाने के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए ये मतलब कि विचार किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस सम्मेलन में। आपको बता दें दोस्तों कि 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने देश में है। और ये बता दें दोस्तों, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका फुल फॉर्म होता है NALSA। और वही जो जिला स्तर पर जो प्राधिकरण होता है, सेवा प्राधिकरण होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों DLSA, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों अलग अलग प्राधिकरण हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो NALSA है ये नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DLSA बनाया गया है, ठीक है, प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, आज के न्यूज़ में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, ओके बाय।